अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, काजी साहब की एक्सटेंशन, अब ये एक्सटेंशन उन्हें दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके ऊपर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। हुकूमत क्या आईनी तरमीम कर सकती है, नंबर गेम क्या है, और पाकिस्तान की अदालतें, अदलिया और पाकिस्तान की वकला बरादरी क्या इसका मुकाबला करेगी। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि काजी साहब के हवाले से ये बात ज़रूर कही जा रही थी कि उनको एक्सटेंशन शायद जो हालिया सूरत हाल पैदा हुई एक केस को लेकर इसके बाद नहीं मिलेगी। एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में बन गए, लेकिन यह भी देखना होगा कि ये आइन में तरमीम करके क्या हुकूमत के पास इस इख्तियार को लेकर जा रहे हैं जो इससे पहले आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इमरान खान की अडालत जेल में 2 दरखास्तें हैं और उन्होंने एक्सरसाइज के लिए डंबल्स फराहम करने की दरख्वास्त की। इसके ऊपर क्या जवाब आया, और आपको ये भी बता दें कि हुकूमत की बेबसी और हुक्म जो जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें शहबाज शरीफ को किन अल्फाज से पुकारा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल में आपके सामने रखूं। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान में आईनी पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक जज ने अपने साथी हम ख्याल जजेस के साथ मिलकर हर वो काम किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए जरूरी था। लंदन प्लान का यह हिस्सा था। इमरान खान मुतादिद दफा ये कह चुके, और इस लंदन प्लान के अंदर काजी साहब भी बाकायदा तौर पर शामिल थे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना, उनकी पार्टी को तोड़ना, उसका नामो निशान जो मिटाने का एक बाकायदा प्लान बनाया गया। इसके ऊपर जो हुकूमत है जिस तरह से अमल कर रही थी, वहीं पे काजी साहब ने सहूलतकारी भी की, और फैसले अगर आप पिछले 3 से 4 माह के देखें और 8 फरवरी से पहले, तो आपको पता ही चलेगा कि बल्ले का निशान छीनने से लेकर मखसूस नशिस्तों के केस तक किस तरह से ये सहूलतकारी की गई। लेकिन व्यूअर्स, पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर मुबारक सानी का केस सामने आया और इसके ऊपर जो फैसला था, एक बड़ा जो रिएक्शन आया पाकिस्तान की मजहबी जमातों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, पार्लियामान के अंदर से अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने मिलकर ये आवाज उठाई। उस दिन से लेकर आज तक काजी साहब का अब पत्ता जो है वो साफ हो चुका है। अगर इसके बावजूद भी काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाती है तो यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी उनके लिए भी और एक्सटेंशन देने वालों के लिए भी, क्योंकि इस वक्त वो एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। इन हालात के अंदर हमने ये भी सुना कि एक आईनी पैकेज के जरिए पाकिस्तान के अंदर मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, कानून के अंदर तब्दीली करके, आइन के अंदर तरमीम करके अपने मनपसंद जज को कुर्सी पर बिठाया जाएगा। व्यूअर्स, अब हुआ ये कि 28 तारीख को दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास जो है वो बुला लिया गया है पार्लियामेंट का, और 28 अगस्त वाले दिन तमाम लोगों को इस मुश्तरका इजलास में हाजिरी को यकीनी बनाने के हवाले से हदायत जो है वो जारी की गई हैं। और मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 26 अगस्त को बुलाने का फैसला किया गया है, जिसका कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि इजलास इसलिए बुलाया गया ताकि अदालती इस्लाहात का जो आईनी पैकेज है, जो हुकूमत पिछले काफ़ी अरसे से सोच रही थी, इस पर अमल दरामद करवाया जाए। इसमें जो पहली चीज़ ये शामिल है कि या तो चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल के लिए फिक्स कर दी जाए ताकि काजी फायज ईसा 2 साल मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, या फिर सिर्फ काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे दी जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। दूसरी इस्लाहात में ये चीज़ भी शामिल थी कि चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला हुकूमत करे, यानी जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती होती है, 3 नाम हुकूमत को दिए जाते हैं, हुकूमत उनमें से एक का इंतखाब कर लेती है और आर्मी चीफ की तैनाती का अमल जो है उसे पूरा किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह 3 नाम हुकूमत की तरफ से सदर पाकिस्तान को भेजे जाएं। जब ये वक्त करीब आए तो उनमें से एक को चीफ जस्टिस बना दिया जाए और हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस हिस्सा लगा सकती है। मैं मुतादिद दफ़ा पाकिस्तान के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सबसे पहले हमने इस प्लेटफॉर्म पर यह बात कही और हमेशा करते रहेंगे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस द सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसे लगाया जाता है, इसी किस्म के रूल को आपको आर्मी के अंदर भी लाना पड़ेगा, यानी किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना हो। और हुकूमतें जानबूझकर ऐसा नहीं करती, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ताकि वक्त आने पर ताकत के साथ खड़ा हुआ जाए, ताकत को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को तूल दिया जाए। हमने पाकिस्तान के अंदर व्यूअर्स हमेशा यही होते हुए देखा, और जो सबसे अहम जो सीट है, जो तैनाती है इस मुल्क के अंदर, जिसकी कमांड के ऊपर हमारे बच्चे शहीद होते हैं, अपनी जान
को कुर्बान करते हैं वतन अजीज़ के ऊपर, उसे कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, किसी सियासी जमात की सियासत के भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यानी जो सीनियर मोस्ट हो उसे आर्मी चीफ लगाया जाए और बाकी ओहदे भी इसी तरह इनका तयन किया जाए। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी जहां पर स्टैंड करती थी वहां से अब हम इस कंट्रोवर्सी को पाकिस्तान की अदालतों के अंदर दोबारा आते हुए देख रहे हैं। माजी के अंदर जो पार्लिमानी कमेटीज होती थी उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती और फिर नाम लिए जाते, वहां पर भी जो सबसे अहम चीज देखी गई कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते, सियासी बुनियादों पर चीफ जस्टिस की तैनाती की जाती। अब अपने मकासद को हल करने के लिए, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने के लिए और पाकिस्तान की अदालत को कंट्रोल करने के लिए और मखसूस फैसले लेने के लिए, चाहे वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक हों या किसी और, आपने क्या करने जा रहे हैं ये स्पेकुलेट इस वक्त किया जा रहा है। और ज़बरदस्त किस्म की जो इनर सर्कल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी ये खबर दे रहे हैं कि इस किस्म की तैयारी की गई। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के वक्त भी यही जो रूल है वो अपनाया जाए। हुकूमत के पास 3-4 नाम भेज दिए जाएं और उनमें से एक चीफ जस्टिस उसे बना दिया जाए और इस तरह हाई कोर्ट को भी हुकूमत अपनी मर्जी से चला पाएगी। अब देखिए ये जो सवाल है ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, जो टॉप जज 3-4 होंगे उन्हें पता होगा कि अगर हमने हुकूमत से बनाकर रखी और जो हुकूमत हमारे चीफ जस्टिस का परवाना इसके ऊपर दस्तखत कर सकती है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए, उसके साथ बनाकर बात करनी चाहिए, उसको रिलीफ देना चाहिए, वादे करने चाहिए। और अगर इन वादों के तनाजुर में हमें सबसे बड़ी कुर्सी मिल जाए तो इसमें कौन सा कोई बुरी बात है। तो अब ये सीट भी कंट्रोवर्शियल होने जा रही है। लेकिन व्यूअर्स सवाल ये है कि क्या इस वक्त हुकूमत आईनी तरमीम कर सकती है? इसका वाज़ेह जवाब है जी कि इस वक्त हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अगर फिगर्स को देखा जाए, जो नंबर्स हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या कहते हैं, हुकूमत के पास सादा अक्सियत मौजूद है लेकिन 2/3 अक्सियत मौजूद नहीं है। अहम चीज ये भी है कि आईनी तरमीम मुश्तरका इजलास के पास नहीं हो सकती, यानी आपने मुश्तरका इजलास बुलाया और उसमें तरमीम रख दी, इसके लिए कौमी असम्बली में आपको 2/3 अक्सियत चाहिए। इसके साथ साथ सेनेट में भी आपको 2/3 अक्सियत चाहिए। दोनों ऐवानों में अगर आपकी 2/3 अक्सियत नहीं है तो ये दोनों ऐवानों में आप इसे पास नहीं करवा सकेंगे, यानी तरमीम नहीं हो सकती। ये जितनी भी इस्लाहात हैं इसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आइन के आर्टिकल 175(3) में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के वक्त सदर सबसे सीनियर जज का नोटिफिकेशन जारी करेगा। अराकीन के 336 ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सियत के लिए दरकार 224 अरकान की तादाद चाहिए और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में 8 पार्टियां शामिल हैं और इस वक्त हुकूमत के पास 212 का नंबर है। लेकिन ये जो मैजिक नंबर है वो इनके पास मौजूद नहीं, यानी 12 मजीद नशिस्तें चाहिए होंगी ताकि उनको 2/3 अक्सियत जो है वो दी जा सके। कौमी असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक जी हुकूमती इत्तेहाद का ताज़ा तरीन जो नंबर, जो प्रोपोर्शन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 110, MQM 22 है, PPL पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन गालबन है, इसको उन्होंने 68, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 5 हैं जी, IPP की 4 हैं, बाप पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1 है, PML ज़िया है वो भी 1 है, और टोटल ये 212 बन जाती हैं। अच्छा अब इसमें ना एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, आपके सेनेट की ना तादाद पूरी नहीं है। और ये भी व्यूअर्स याद रखिएगा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसका फैसला नहीं होता, ये प्रोपोर्शन सेनेट की और जिन नशिस्तों के ऊपर अभी भी इलेक्शन होना बाकी है, आप किस तरह से कंसिडर करेंगे कि ऐवान पूरा है। और फिर ये भी याद रखिएगा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातें हैं, मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर नजरसानी वाला मामला चल रहा है, और अगर आपने इससे पहले किसी आईनी तरमीम को हाथ डाला तो अदालतें खुली हुई है और अदालतें इसको उड़ाकर रख देंगी और आपको आपकी जग हंसाई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान की हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को उठाना पड़ेगी। ये भी देखना होगा कि वकला अपना क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अभी मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर जिस प्रोपोर्शन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि आप करें और ये नशिस्तें बाकी लोगों को दी जाएं, और अगर ये नशिस्तें बाकी लोगों को मिल गई तो ये नंबर्स नीचे जाएंगे, तो फिर इस तरमीम का क्या होगा। यानी एक और जग हंसाई और एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए बन सकती है। इस्लामाबाद में जिस वक्त जो खबर है मार्केट की, जिसे आप कहते हैं कि जनाब इस वक्त क्या चल रही है और क्या हवा है,
وہ یہ سر بتاتی ہے کہ حکومت آئینی ترمیم ہر صورت کر لے گی اور اس کے لیے اپوزیشن کے بندے بھی توڑے جا سکتے ہیں، یعنی ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یا مولانا یا کسی بھی پارٹی کے کچھ لوگوں کو اپنی طرف کر کے آئینی ترمیم جو ہے کی جا سکتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو آپ ان کے بندے نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، یہ جو آزاد امیدوار موجود ہیں ان کے اوپر یہ گیم کھیلی جا سکتی ہے کہ دیکھیں جی وہ تو کسی بھی جماعت کے نہیں ہیں، وہ آج بھی آزاد ہیں، اور یہ سنی اتحاد کونسل کے نہیں تھے چونکہ وہاں سے بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا چونکہ انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی، تو آپ آزاد لوگوں کو توڑ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ایک واحد راستہ موجود ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کیا یہ کرنے دے گی؟ نہیں کرنے دے گی۔ ان کے راستے میں سب سے بڑا جو حکومت کے لیے جو مسئلہ ہے وہ فیصلہ ہے، جس کے اوپر نظر ثانی مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر ابھی ہونا باقی ہے، اور عدالت کھلے گی اور جب یہ کیس لگے گا تو یقیناً اس کا فیصلہ جو ہے ہو جائے گا۔ ویورز، آرٹیکل 63A(B)(3) میں صاف اور واضح لکھا کہ آئینی ترمیم پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر نااہلیت ہوگی، اور وہ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے ہیں وہ کیا کردار ادا کریں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب فضل الرحمان نے ٹھیک 18 گھنٹے پہلے پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے پارلیمنٹ کے اندر، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کی تقرری والا معاملہ حکومت کے ہاتھ میں لانے کے لیے اور آئینی پیکج کا جس طرح سے کہا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام فے جو ہے کیا وہ ساتھ دے گی؟ یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کیا اس کے اوپر مہر لگاتی ہے یا نہیں لگاتی، چونکہ باہر پارلیمنٹ سے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اس فیصلے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ ویورز، سپریم کورٹ کا آرٹیکل 63A کی تشریح پر ایک فیصلہ بھی موجود ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ تصور نہیں کیا جائے گا اور رکن جو ہے وہ نااہل ہو سکتا ہے۔ تو کیا وہ آزاد امیدوار جن کی تقدیر کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، کیا وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر یا پریشر میں آ کر یا ڈیل کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے نااہل کریں گے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ویورز، اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی نے اپنی پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ دیا، آپ کو یاد ہوگا، تو سپریم کورٹ نے ان سب کو نااہل کر دیا تھا، اور پھر یہاں پر دوبارہ الیکشن ہوئے اور پھر ایک بار پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیت گئی، اور سپریم کورٹ نے نااہل کیے جانے والے جو ممبر صوبائی اسمبلی تھی ان کی نظر ثانی درخواست کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اس وقت حکومت کسی صورت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی، اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جائے اور وہ آئین کی پھر تشریح کرتے ہوئے آرٹیکل 63A کی تشریح کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے والا ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی نااہل نہیں ہوگا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے جس کے لیے بھی آپ کو اپنی عدالت کے اندر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ خان صاحب نے اب ایک درخواست کی ہے جی کہ پہلے تو سائیکل مانگی تھی نا، ایکسرسائز مشین، اور اس کے بعد اب انہوں نے ڈمبلز کی بھی درخواست کر دی ہے، اور دوسری طرف سے جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس درخواست کو مسترد بھی کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس درخواست کا جو ایک سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ عمران خان جیل کے اندر ٹوٹ جائے گا، عمران خان ڈیل کر لے گا، اب ایک برس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ خان صاحب جو ہیں نہ وہ ٹوٹے نہ انہوں نے ڈیل کی، اور اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ باہر آیا کہ باہر جلسہ ہوتا ہے، باہر لوگ نکلتے ہیں، تو چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی حکومت ہے، کسی نہ کسی نے جیل کے دروازے کھولے۔ عمران خان کے ساتھیوں کو رات فون پہ پہلے بات کروائی گئی علی امین گنڈا پور سے، اور اس کے بعد کیا ہوا، جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر اعظم سواتی جو ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو مجبور کر دیا عمران خان نے اپنے کنڈکٹ سے، اپنی گفتگو سے، اپنا جو ان کا مورال تھا جیل کے اندر، اور جس طرح سے لوگ یہ سوال بار بار کرتے رہے۔ جب پہلی دفعہ خان صاحب کی جو ایک تصویر باہر آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ عمران خان کیسا ہے، انہوں نے کہا جی حشاش بشاش ہے، اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے یہ اندازہ ہو کہ عمران خان ٹوٹ گئے۔ وہ دن بدن مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ان کا مضبوط ہونا کچھ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوا، اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر سب کو کنٹرول کیا، حالات کو کنٹرول کیا، اور اس وقت کنٹرول اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ عمران خان کے پاس آپ کو چل کر جانا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنے اس جلسے کو ملتوی کر دیں۔ ویورز، سب سے پہلے اسی پلیٹ فارم کے اوپر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ
पावर हाउस अडयाला जेल। तो अडयाला जेल पावर हाउस बना हुआ है और अब इस पावर हाउस से फैसले होंगे, हुकूमत जो मर्जी कर ले। आज मैं देख रहा था कि एक जो वीडियो ऑडियो है वो एक और भी गालबन आई है, कुछ पैगामात उसके अंदर बुशरा बीबी और अलीमा खान के हवाले से, और फिर डिस इन्फॉर्मेशन सेल का जिक्र किया गया, और फिर अता तारड़ साहब आकर वो तकरीर करते हैं और फिर उसे सिक्योरिटी ज़राए के साथ मंसूब किया गया। इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं होना, इमरान खान को भी नहीं होना। हाँ, आपका जो बयानिया है ना वो वेंटिलेटर के ऊपर ज़रूर है और रोज़ाना आप एक आधा इंजेक्शन ऐसे बयान देकर लगाते हैं, ठीक है, काम आपका चल रहा है, दुकान आपकी चल रही है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान के हवाले से लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जा सकेगी, तो सरकार ये आपके लिए एक बुरी खबर है कि ऐसा नहीं होगा। मैं भी आपको ये बता दूं कि खान साहब ने अब ये जो डंबल्स मंगवाए हैं ना, ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि यार इसे तो हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसे तो बाहर आने की जल्दी भी नहीं है, या जेल में बैठा हुआ है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, सोच रही होगी ना ये तो एक्सरसाइज के लिए डंबल मांग रहा है। और पैगाम क्या है, ये डंबल्स एक्सरसाइज और कि हम भरपूर तरीके से आपके हर इकदाम का और आपकी हर फस्तायत का मुकाबला करेंगे, और हमें डील करने की और बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। जब पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के अंदर हमें इंसाफ मिलेगा, तकाज़े पूरे होंगे, तो हम बाहर आ जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि एक जलसा मुलतवी करवा के आप हमें तोड़ लेंगे, तो खान साहब ने इसका जवाब दे दिया। आपको फिर याद होगा कि इससे पहले भी खान साहब ने बनी गाला के बाहर लोग ये कहते थे कि यार इस उम्र के अंदर इमरान खान इतना फिट क्यों है, और उन्होंने पुशअप्स लगाए थे। अगर आपको याद हो, ये उन दिनों की बात है जब ये हुकूमत लॉन्ग मार्च और इमरान खान ने टफ टाइम दिया अपनी हुकूमत इनकी आने से पहले, तो खान साहब ने सबके सामने पुशअप्स किए थे, और उसके बाद वो वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई। इसके बाद इमरान खान की मुतादिद ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनमें वो एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोगों ने ऑब्वियसली जो उनकी फिटनेस है उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात की। तो ये एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक चीज़ है कि हम थके नहीं हैं, हम आपके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की सलाहियत भी रखते हैं। आप अपने मुसव्वदे और आप अपने बीरबलों का जो एक टोला हमारे पास भेजते हैं डील के हवाले से, और जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं ये काम नहीं आएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब ताकतों को इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान की इस हुकूमत के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उन्हें अब सिक्योरिटी ज़राए से हासिल होने वाली खबरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप के पास एक वाहिद रास्ता था कि आप इकॉनमी को ठीक करें, लेकिन आप वो इकॉनमी को भी ठीक नहीं कर सके। एक लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी चाइल्ड जो होता है ना, और अनवांटेड चाइल्ड ये हुकूमत बन गई है। और इसके लिए अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, वो कब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगी। मैंने इससे पहले भी कहा था कि एक जलसे को रुकवाने के लिए आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ी, और आप बयान दें कि जनाब हमने भेजा, हमने कहा। सर ऐसा नहीं है, अडयाला जेल के दरवाजे जब भी खुलेंगे वो हुकूमत की मर्ज़ी से नहीं खुलेंगे, वो किसी और की मर्ज़ी से खुलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने मर्ज़ी के लोगों को थोड़ी देर के लिए किसी समात के दौरान बिठा दें और देखें कि जनाब हो क्या रहा है, और ये अलग बात है कि खान साहब उसके ऊपर फिर बोलें और उसको बाहर निकाल दिया जाए, जैसा माजी में भी हुआ। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने डंबल्स मंगवा कर सब लोगों को ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि ना हम डरे हैं, ना हम टूटे हैं, ना हम कोई आपके साथ डील करेंगे, बल्कि अब आपने 8 सितंबर की तैयारी करनी है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज भी होगा। हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, तहरीक इंसाफ के लिए कम बड़ा चैलेंज है। आपने अपना जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे बहाल करना है। जल्द से तारीख दे देकर आपने पाकिस्तान की आवाम ज़रूर अब सवाल करती है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने इस इशू के ऊपर खेलना है। ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि 8 सितंबर के जलसे को कैसे रोकेंगे, और जिन्होंने ये गारंटीज़ दी थी क्या उनके साथ फ्यूचर में ऐसी कोई बात जो है वो चलेगी, ये भी देखना होगा। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अजहर मिशवानी और उनके 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्मनामा वो जारी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें वो कहते हैं कि 6 जून से लापता अजहर मिशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। अदालत ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमज़ोर जवाब दिया गया। हुक्मनामे में मज़ीद ये लिखा गया कि अदालत को उम्मीद नहीं कि यहाँ तक इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। फ़रीक़ैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। दरख्वास्त गुजार वकील के जज़वी दलाइल
ہو چکے آئندہ سماعت پر بینچ کے سامنے اس کیس کو مقرر کریں۔ 3 کارکنان کی واپسی ہوئی ہے جی، جس میں ملک رضوان ہے، ملک نعمان ہے اور فیضان۔ 3 کارکنان رات کے گھر انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے اور انہیں بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ ویورز، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کی معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی جیسے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اٹھا کر معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے، جیسا کہ پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی ایک ایسی پکچر پیش کرتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان آپ کی پالیسی سے ہو رہا ہے، نقصان آئی پی پیز جیسے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، نقصان یہ گٹھ جوڑ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس ملک کی کیا خدمت کی جب سے وہ پاکستان آئے یا اس سے پہلے جب سے وہ پاکستان سے گئے؟ اور ان کا آج بھی رونا دھونا وہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ سر، آپ کو نکال دیا، لیکن پاکستان کی معیشت کا جو حال آپ لوگوں نے کر دیا ہے، اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ 3 برس ہو گئے عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کا رونا دھونا وہی ہے کہ ہمیں نکال دیا، ہمیں موقع نہیں ملا۔ آپ نے پاکستان کو نارتھ کوریا ایک طرح سے بنا دیا ہے۔ لوگوں کو اٹھا کر معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی، معیشت کارخانے لگانے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ گوہر صاحب جو ہیں آپ کے اپنے ہی ہیں نا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حکومت کو للکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں پیدا مل کے اندر ہوا، ٹیکسٹائل فیکٹری کے اندر، یعنی ان کا گھر جو تھا، جو گھرانہ ہے، وہ اسی کام کے ساتھ کئی سالوں سے وابستہ ہے اور ان کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ فیکٹری نہیں چلا سکتے۔ آپ کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے اپنے اتحادی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، آپ حکومت نہیں چلا سکے۔ ہم نے اگر کشکول کے ساتھ ہی حکومت چلانی ہے تو سر وہ تو پھر کوئی بھی چلا لے گا، لیکن ریونیوز جنریٹ کرنے کے جو ایونیوز ہیں آپ وہ کب کھوجیں گے؟ اور کب جو انویسٹمنٹ کہا گیا کہ آئے گی، وہ کہاں ہے انویسٹمنٹ؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، نہ وہ شہباز شریف کو معلوم ہے، نہ ان لوگوں کو معلوم ہے جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا۔ تو یاد رکھیے گا، عمران خان، اور جب بھی خان صاحب کا باہر آنا جو ہے وہ لکھا جائے گا کسی اسکرپٹ رائٹر کی طرف سے، تو یہ معیشت ہوگی جس کو بنیاد بنایا جائے گا کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے اور اب ہمیں عوام سے رجوع کرنا ہے، پاپولر فیصلے کرنے ہیں، اور پاپولر فیصلے تبھی ہوں گے جب پاکستان کے اندر ایک پاپولر حکومت آئے گی۔ آپ کنٹرول کر لیں، ہر شہر کو کنٹرول کر لیں، ہر شہر کے ہر گھر میں سے آپ لوگوں کو اٹھا لیں، اور ان کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ بیانیے بنائیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو تو نہیں آپ اٹھا سکتے۔ تو خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں اور حالات جو ہیں پاپولر حکومت کے حوالے کریں، چونکہ پاپولر حکومتیں ہی فیصلے کرتی ہیں۔ انقلاب ایسے نہیں آتے، لوگوں کو اٹھانے سے انقلاب نہیں آتے۔ انقلاب جو ہیں، معاشی انقلاب اگر آپ نے لے کر آنے تو ہمارے نوجوانوں کو ایک طرح سے کانفیڈنس دیں کہ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز کے ذریعے یہ کانفیڈنس بلڈنگ کی جا سکتی ہے۔ ادروائز لوگ جس کو موقع مل رہا ہے، آپ پاکستان میں ابھی فون کر لیں، مجھے دن میں 8 سے 10 جو رابطہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتائیں کہ ہم پاکستان سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔